लेकिन सम्मानजनक पेंशन नहीं। यह उस उम्मीद की कहानी है जो हर महीने की पहली तारीख को बैंक खाते में झांकती थी और फिर खाली हाथ लौट आती थी। आज आप जिस मोड़ पर खड़े हैं वह भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के इतिहास में एक ऐसा क्षण है जिसे आने वाले समय में याद किया जाएगा, क्योंकि आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने इस देश को अपने जीवन का सबसे मजबूत हिस्सा दिया, अब देश उनकी सुध लेने की ओर बढ़ रहा है। आज जो कुछ हुआ है वह सिर्फ एक समिति की सिफारिश नहीं बल्कि दशकों से रुकी हुई न्याय की प्रक्रिया में आई एक तेज हलचल है। एक ऐसा झटका जिसने पूरी व्यवस्था को यह एहसास दिला दिया है कि अब इस मुद्दे को और दबाया नहीं जा सकता। अब यह सवाल सिर्फ पेंशन का नहीं रहा, यह सवाल गरिमा, आत्मसम्मान और जीवन की न्यूनतम सुरक्षा का बन चुका है। आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अब बाकी जिंदगी कैसे चलेगी। नौकरी के दौरान जो नियमित आय होती है वह अचानक बंद हो जाती है और उसी समय पेंशन वह एकमात्र सहारा बनती है जिस पर पूरा भविष्य टिका होता है। लेकिन जब वही पेंशन इतनी कम हो कि दवाइयों, राशन और बिजली के बिल के बीच आपको हर महीने कोई एक चीज छोड़नी पड़े, तब यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं रहता बल्कि मानसिक और भावनात्मक टूटन बन जाता है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 से जुड़े लाखों लोगों ने यह दर्द सालों से झेला है। 1000 की न्यूनतम पेंशन एक ऐसा आंकड़ा बन चुका था जिसे सुनते ही यह सवाल उठता था कि क्या वाकई किसी इंसान की जिंदगी की कीमत इतनी ही है? क्या जिसने 30-35 साल काम किया, फैक्ट्रियों में समय बिताया, दफ्तरों में जिम्मेदारियां निभाई, उसकी सेवानिवृत्ति की जिंदगी बस इसी पर निर्भर रहे? आज आप जिस खबर को सुन रहे हैं वह इसी सवाल का जवाब देने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि अब यह मांग सिर्फ सड़कों पर प्रदर्शन करने वालों तक सीमित नहीं रही, यह संसद की दीवारों के भीतर गूंज चुकी है। देश की सर्वोच्च विधायी व्यवस्था के भीतर बैठे लोगों ने पहली बार इस मुद्दे को उस गंभीरता से देखा है जिसका यह हकदार था। यह स्वीकार किया गया है कि पिछले एक दशक में देश की अर्थव्यवस्था भले ही आगे बढ़ी हो, लेकिन पेंशन भोगियों की हालत वहीं की वहीं खड़ी रही। महंगाई बढ़ती गई, जरूरतें महंगी होती गई, लेकिन पेंशन का आंकड़ा समय के साथ जड़ हो गया। आपको यह समझना जरूरी है कि यह बदलाव अचानक नहीं आया है। इसके पीछे वर्षों का दबाव, लगातार उठाई गई आवाजें और पेंशन भोगियों का अथक धैर्य है। अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने बार बार सरकार का ध्यान इस ओर खींचा, ज्ञापन दिए गए, बैठकों की गई, अदालतों का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन हर बार बात किसी ना किसी बहाने आगे टल जाती थी। कभी वित्तीय बोझ का तर्क दिया गया, कभी प्रक्रियाओं का हवाला दिया गया, लेकिन जमीन पर बैठे पेंशन भोगियों की हालत नहीं बदली। यही वजह है कि आज जब संसद की एक स्थायी समिति ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है तो इसे सिर्फ एक सिफारिश नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। इस समिति ने साफ शब्दों में यह कहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 की मौजूदा संरचना को अब उसी रूप में जारी रखना संभव नहीं है। यह योजना जिस समय बनाई गई थी उस समय की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां आज से बिल्कुल अलग थीं। तब महंगाई का स्तर कुछ और था, जीवन की लागत कुछ और थी, लेकिन आज आप जिस दौर में हैं वहां 1000 की पेंशन सम्मानजनक जीवन तो दूर, बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकती। समिति ने यह भी माना है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने ही परिवार पर या समाज पर बोझ बनकर जीना पड़े तो यह किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। यही वजह है कि अब पहली बार यह बात आधिकारिक तौर पर कही गई है कि न्यूनतम पेंशन को मौजूदा समय की वास्तविकताओं के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए। यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, यह उस मानसिक शांति का सवाल है जो एक रिटायर्ड व्यक्ति को मिलनी चाहिए। यह उस भरोसे का सवाल है जो व्यवस्था और नागरिक के बीच होना चाहिए। समिति ने यह स्पष्ट किया है कि इस पूरे मामले का निष्पक्ष और स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए ताकि सरकार के सामने वास्तविक तस्वीर रखी जा सके। कोई अनुमान नहीं, कोई अधूरा डाटा नहीं, बल्कि जमीनी सच्चाई। आपके लिए यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि इस मूल्यांकन को किसी अंदरूनी विभाग के भरोसे नहीं छोड़ा गया है, बल्कि एक स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी से कराने की बात कही गई है ताकि किसी भी तरह के पक्षपात या आंकड़ों के हेरफेर की गुंजाइश ना रहे। यह अपने आप में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि इससे पहले अक्सर यह तर्क दिया जाता था कि संसाधन सीमित हैं, बजट पर बोझ पड़ेगा, लेकिन अब समिति ने साफ कहा है कि पहले वास्तविक स्थिति को सामने लाया जाए, उसके बाद निर्णय लिया जाए और यह पूरा काम एक तय समय सीमा के भीतर हो। इसका मतलब साफ है, अब यह मामला अनिश्चित काल के लिए टलने वाला नहीं है। अब यह सिर्फ चर्चा का विषय नहीं रहेगा बल्कि निर्णय की ओर बढ़ेगा। यही वजह है कि पेंशन भोगियों के बीच एक नई उम्मीद ने जन्म लिया है। वर्षों बाद ऐसा लग रहा है कि उनकी आवाज को सिर्फ सुना ही नहीं जा रहा बल्कि उस पर अमल करने की तैयारी भी हो रही है। 7500 जैसी राशि अब सिर्फ एक मांग नहीं रह गई है बल्कि एक संभावित हकीकत बनती दिख रही है। आप यह भी समझिए कि अगर यह बदलाव होता है तो इसका असर सिर्फ पेंशन की राशि तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरे समाज पर पड़ेगा। जब बुजुर्ग आत्मनिर्भर होंगे, जब उन्हें हर महीने यह चिंता नहीं रहेगी कि दवा खरीदें या बिजली का बिल भरें, तब उनका जीवन ज्यादा सम्मानजनक होगा, उनका आत्मविश्वास लौटेगा और यही किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना की
असली सफलता होती है। आपके मन में अब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह सब सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा या वाकई कोई ठोस फैसला सामने आएगा, क्योंकि आपने पहले भी कई बार बड़े बड़े आश्वासन सुने हैं, कई बार उम्मीद जगी है और फिर समय के साथ वह उम्मीद थक कर बैठ गई है। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग दिखाई दे रही हैं। इस बार दबाव सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि संसदीय और नैतिक दोनों स्तरों पर बना हुआ है। संसद की स्थायी समिति ने जिस तरह से इस पूरे विषय को उठाया है, उसने सरकार के सामने विकल्पों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अगर सरकार ने फिर से टालमटोल किया तो सीधी लाइनें रावत जी ने कहा है, हमने अपना खून पसीना इस देश की मिट्टी में मिलाया है। आज जब हमारी लाठी कमजोर हुई है तो सरकार हमें दर दर भटका रही है। अब बस यह कल्पना कीजिए उस बुजुर्ग की जो आज भी 10,170 की पेंशन में अपनी कैंसर की दवाई और घर का राशन मैनेज कर रहा है। क्या यह मजाक नहीं है? मोदी जी का वादा सबका साथ सबका विकास, क्या इसमें पेंशनर शामिल नहीं है? अशोक रावत का संकल्प उन्होंने अपनी चप्पलें घिस दी दिल्ली के चक्कर काटते काटते। अब वक्त है कि हम उनके पीछे खड़े हों। सुनो सरकार, यह आवाज अब दबने वाली नहीं है। तो पूरा देश देखेगा कि जब एक बुजुर्ग सड़क पर उतरता है तो सिंहासन कैसे डोलता है। साथियों, यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह करोड़ों परिवारों के चूल्हे की आग है। अशोक रावत जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कागजी खेल बंद करो। सरकार की फाइल में क्या है? अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि वित्त मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें ईपीएस 95 पेंशन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन अशोक रावत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है, हमें किस्तों में भीख नहीं, अपना पूरा हक 7,500 प्लस डीए एक साथ चाहिए। अशोक रावत जी की टीम ने पूरे भारत में ब्लैक डे और जेल भरो आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। पेंशनरों का आक्रोश आज देश का हर रिटायर्ड कर्मचारी पूछ रहा है। विधायकों और सांसदों की पेंशन रातों रात बढ़ सकती है तो हमारी 1,000 वाली पेंशन 7,500 होने में सालों क्यों लग रहे हैं? साथियों, अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। अशोक रावत जी ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को चुनौती दे दी है। यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि देश के लाखों बुजुर्गों के सब्र का इम्तिहान है। अशोक रावत ने साफ कह दिया है, प्रधानमंत्री जी, बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, उन्हें और मत तड़पाइए। खबरें निकल कर आ रही हैं कि सरकार इस वक्त भारी दबाव में है। अशोक रावत जी के नेतृत्व में एनएसएससी ने जो एकता दिखाई है, उसने खुफिया एजेंसियों को भी रिपोर्ट भेजने पर मजबूर कर दिया है। क्या सीधे खाते में आएगा पैसा? रावत जी का दावा है कि इस बार कोई कमेटी या सर्वे नहीं चलेगा, सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 7,500 की पहली किस्त का रास्ता साफ होना चाहिए। अशोक जी ने साफ किया है, मांगे पूरी होंगी तभी घर लौटेंगे। सोचिए तो यह आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन अगर सरकार ने फिर से धोखा दिया तो भाइयों, अपनी चप्पलें और अपनी लाठी तैयार रखना। आंदोलन सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि देश के हर गली कूचे में होगा। रेल रोकी जाएगी, सड़कें जाम होंगी और तब तक नहीं हटेंगे जब तक 7,500 का लिखित आदेश हाथ में ना आ जाए। साथियों, आज का दिन एक निर्णायक मोड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कहा है कि उनकी सरकार गरीबों और बुजुर्गों के लिए समर्पित है। अशोक रावत जी ने इसी गारंटी को याद दिलाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जी, अब गारंटी को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। एक डेडलाइन नहीं है, यह सरकार के लिए साख का सवाल है। खातों में 7,500 प्लस डीए का संकेत नहीं मिला तो इसका मतलब होगा कि सिस्टम अभी भी सो रहा है। लेकिन अशोक रावत जी ने कसम खाई है कि वह इस बार सिस्टम को जगाकर ही दम लेंगे। अशोक रावत जी ने रणनीतिक खुलासा किया है, आंदोलन असहयोग आंदोलन जैसा होगा। चक्का जाम देश के प्रमुख नेशनल हाईवे पर पेंशनर शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। घेराव ईपीएफओ के हर क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर ताला लगाने की तैयारी है। एकजुटता देश के 75 लाख पेंशनर एक साथ अपने घरों के बाहर काले झंडे लहराएंगे। 7,500 प्लस डीए का गणित क्यों है यह जायज? लोग पूछते हैं कि अचानक 7,500 क्यों? अशोक रावत जी ने इसका जवाब डाटा के साथ दिया है। बढ़ती महंगाई, दवाइयों के दाम और बुढ़ापे की मजबूरियों के बीच 1,000 की पेंशन एक भद्दा मजाक है। इसी मजाक को खत्म करने के लिए है। यह पैसा पेंशनरों की जमा पूंजी का ब्याज है, कोई खैरात नहीं कि ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। साथियों, यह वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अशोक रावत जी ने अभी अभी जो कहा है उसे सुनकर पूरी सरकार सख्ते में है। रावत जी ने साफ कर दिया है कि अब चर्चा का दौर खत्म हुआ। अब केवल पर्चा ऑर्डर चलेगा कि 75 लाख परिवारों के लिए न्याय की सुबह होगी या फिर एक बड़े संघर्ष का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अब दो ही विकल्प हैं, या तो पेंशनरों को उनका हक दें या फिर उस जन सैलाब का सामना करें जो दिल्ली की सीमाओं को पार कर जाएगा। अशोक रावत जी ने उन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि आंदोलन टल सकता है। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा है, सीधा अकाउंट ट्रांसफर। अगर खातों में 7,500 प्लस डीए का पैसा नहीं आया तो ईपीएफओ के दफ्तरों का घेराव शुरू होगा। भूख हड़ताल, हर राज्य के राजधानी में पेंशनर आमरण अनशन पर बैठेंगे। वोट की चोट अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में पेंशनर और उनके परिवार सरकार को अपनी ताकत दिखा देंगे। अशोक रावत जी ने सरकार के उन बहानों की धज्जियां उड़ा दी हैं जिनमें कहा जाता है कि बजट नहीं है। रावत जी का तर्क है, जब कॉर्पोरेट घरानों के लाखों करोड़ कर्ज माफ हो सकते हैं, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा हो सकता है, तो उन पेंशनरों के लिए पैसा क्यों नहीं जिन्होंने सालों तक अपना कंट्रीब्यूशन जमा किया है। वक्त आ गया है एक होने का। अशोक रावत जी के नेतृत्व में यह जंग अब अंतिम चरण में है। हम जीत का जश्न मनाएंगे या सड़कों पर उतरेंगे।